नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने फ्रिक्शन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। आप सब लोग ने फ्रिक्शन के 2 क्वेश्चन सीरीज देख चुके होंगे। थ्योरी के 4-5 लेक्चर हुए हैं जो आप डिटेल में कर रहे होंगे, या नहीं किए हैं तो जाके अभी देख सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री में यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, तो फ्री में आए तो आप सब लोग सारे लेक्चर 1 बाय 1 देखेंगे, सीक्वेंसली देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप लेक्चर 5 को पहले देख लेते, लेक्चर 1 नहीं देखते हैं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा और वो थोड़ा लॉजिकल भी नहीं है। तो आप सब लोग क्या करिए, सीक्वेंसली, कोई बात नहीं अगर छूट गया है तो आप सीक्वेंसली अभी आराम से प्लेलिस्ट में जाके मैकेनिक्स में फ्रिक्शन 1, फ्रिक्शन 2, फ्रिक्शन 3 सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं। ये फ्रिक्शन का 3rd क्वेश्चन सीरीज है। अभी फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस के क्वेश्चन ढेर सारे बचे हुए हैं। फ्रिक्शन का स्क्रू जैक में क्या एप्लीकेशन है, फ्रिक्शन का ब्रेक में क्या एप्लीकेशन है, फ्रिक्शन का डायनमोमीटर में क्या एप्लीकेशन है, तो अभी वो सारे केसेस बचे हुए हैं, उसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में कराएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम आपको पूरा डिटेल में कराएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आप ढंग से पढ़ लिए होते तो इसरो का पेपर आप आसानी से कर लेते। इसरो का पेपर भी हम आपको पूरा सॉल्व कराने वाले हैं और उसको आप अच्छे से देखिएगा, बहुत ही शानदार सेशन होगा वो, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी का शेड्यूल आ गया है, बहुत मेहनत करिए, खूब अच्छे से न्यूमेरिकल आने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। सब लोग मेहनत करें, अच्छे से सिलेक्शन ले। इस बार तो सिलेक्शन सबको लेना ही लेना है, पता नहीं अगली वैकेंसी कब आए। 2018 का यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आपका अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। जो लोग 16 का भरे थे उनका भी आगे अपकमिंग शेड्यूल में है, तो मार्च तक सारे पेपर हो जाने हैं। इलेक्शन का समय है, खूब ईमानदारी से मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए और जल्दी से आप सिलेक्शन लीजिए। ये सारे वीडियोज आप सब लोगों को बहुत पसंद भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, बहुत लोगों ने देखा, बहुत अच्छे से देखा है। शेड्यूल से आप भी देख रहे हैं तो पसंद आएगा, और भी लोगों में फैलाइए, अदर स्टेट के लोगों में भी फैलाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप सब लोग से बस इतना ही निवेदन है कि आप 5-10 मिनट का टाइम दें, बहुत ज़्यादा इस पे लगने की ज़रूरत नहीं है। 5-10 मिनट का टाइम दें। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, ग्रुप हो, जो भी हो, जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं एज ए सोशल मीडिया, उन सब पर शेयर करिए और सबसे रिक्वेस्ट करिए कि सब लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियोज को और पूरे वीडियोज को ढंग से देखें, समझदारी से देखें, बहुत ही अच्छा लगने वाला। तो ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसान क्वेश्चन भी होंगे, टफ क्वेश्चन भी होंगे और इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी होगा, तो ध्यान दीजिएगा। हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला, ठीक है। आइए, इतना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। चलिए देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वेइंग 981 न्यूटन, कोई एक ब्लॉक है जिसका वेट क्या है, 981 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन का करने का तरीका, ये क्वेश्चन पढ़ो तो सही, कम से कम ढंग से पढ़ ली भाई। कोई एक ब्लॉक था, उसको तौला गया 281 न्यूटन है, ठीक है। 981 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन अ रफ सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंक्लाइंड है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, ठीक है भाई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0.2। अ वर्टिकल केबल, कोई एक वर्टिकल केबल अटैच टू द ब्लॉक, एक कोई वर्टिकल केबल है अटैच टू द ब्लॉक, प्रोवाइड पार्शियल सपोर्ट एज शोन इन द फिगर। ये प्रोवाइड कर रहा है क्या, पार्शियल सपोर्ट। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा उठा ले रहा है, हल्का कुछ उठा रहा होगा, क्या हो सकता है ढीला ही हो तो पूरा पूरा वेट इस पर लगेगा। देखते हैं, पार्शियल सपोर्ट एज शोन इन द फिगर। A man can pull by a horizontal force of 100 न्यूटन। कोई एक आदमी है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन लगाकर कैन पुल, खींच सकता है, 100 न्यूटन बल लगा के खींच सकता है। द टेंशन इन द केबल इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। मतलब ये खींच रहा है, इसमें टेंशन पूछेगा। इफ द मैन इज जस्ट एबल, मैन इज क्या है, जस्ट एबल टू मूव द ब्लॉक। इसको क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कोई एक ब्लॉक था, नोट कर लीजिए आराम से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है आप सब। कोई एक ब्लॉक था जो 981 न्यूटन तौला गया, ठीक है। इसको एक रस्सी, किसी एक सपोर्ट से इसको हम ऐसे लगा रहे हैं,
कोई एक सपोर्ट भी दे रहे हैं। ये ब्लॉक किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, एक आदमी 100 न्यूटन का बल लगा के जस्ट इसको खींच सकता, जस्ट खींच ही सकता है 100 न्यूटन का बल लगा के। अब बताइए टेंशन इन केबल, तो कुछ नहीं करना होता, फ्री बॉडी डायग्राम। किसका इंटरेस्ट, किस में, रस्सी में नहीं ब्लॉक में। चलो भाई ब्लॉक को, तो ब्लॉक को ऐसे बना लिया एकदम फ्री। धरती माता 981 न्यूटन, तुरंत आप कहोगे वेट तो 981 न्यूटन था, ऐसे लगा दिए। नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में आएगा ही आएगा, नहीं होगा तो जीरो होगा, देखा जाएगा। यहां पर एक रस्सी लगी है, यहां पर एक क्या है, रस्सी लगी है। तो हम सब लोग फिर से ब्लॉक को बना लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक था, ये आपका 981 न्यूटन। वहां एक रस्सी अगर लगी हुई है तो रस्सी हम मान लेते कुछ खींच रहा है। देखिए रस्सी काटोगे ऐसे बीच से तो ये खींच रहा है, वो अगर हम सपोर्ट का बनाए तो वो इधर खींच रहा होगा। तो सपोर्ट की फ्री बॉडी डायग्राम में इंटरेस्ट नहीं है, ब्लॉक में इंटरेस्ट है। ब्लॉक को बनाए, धरती माता खींच ली जी पर, 981 न्यूटन से नॉर्मल रिएक्शन किसके द्वारा, इस सपोर्ट के द्वारा ऊपर की तरफ लगा। सपोर्ट को ये दाब रहा है तो ये भी ऊपर दाब रहा है। और ऐसे टी कितना लगाया आप, 100 न्यूटन आपने लगाया ये। अब जब वहां उधर बल लगाओगे वहां पर, तो यहां फ्रिक्शन इधर आएगा कि नहीं। और जस्ट स्लाइड करने की सिचुएशन में हो तो जस्ट स्लाइड की सिचुएशन में एफआर मैक्स है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ध्यान रखना। ये क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब हमें क्या निकालना था सर, ये हमें टेंशन क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क यही आपसे पूछा गया, टेंशन इन द रूम। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। कोई एक ब्लॉक था 981 न्यूटन था, नीचे हम लगा दिए 100 न्यूटन का बल लगा के इसको जस्ट खींचने की स्थिति में हम आ जाते हैं, तो हमें टेंशन बताना है। अब बताइए टेंशन बताना है तो कोई बात नहीं, जस्ट खींचने। तो आप कहोगे सर सिग्मा एफ एक्स 0 होना चाहिए और सिग्मा एफ वाई 0 होना चाहिए। चलो भाई सिग्मा एफ एक्स से कुछ निकलेगा क्या, उस साइड पॉजिटिव तो 100 टेंशन, अरे नहीं हम वाई डायरेक्शन एम जी, नहीं नॉर्मल डायरेक्शन नहीं, सिर्फ क्या आएगा एफ आर मैक्स। तो एफ आर मैक्स इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहां से एफ आर मैक्स अगर हम देखें तो एफ आर मैक्स ही म्यू इंटू आर एन है, यही क्या है म्यू इंटू आर एन, और यही क्या है 100। और म्यू कितना दिया है 0.2, म्यू इन दोनों के बीच में क्या दिया है 0.2 इक्वल टू 100। तो 100 ये आर एन कितना आ गया, आर एन कितना आ गया 500 न्यूटन। आर एन कितना आ गया 500 न्यूटन। कुछ नहीं किया है भाई एफ आर मैक्स, क्योंकि जस्ट उसने कहा कि जस्ट स्लाइड करने की एबल है, तो ये तो उस समय ये लिमिटिंग पूरी अपनी औकात में होगा। तो म्यू आर एन इक्वल टू 100 या 500 आ गया, आर एन 500। अब दूसरा तुरंत आप कहोगे सर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो सिग्मा एफ वाई, सब लोग के पास जाओ सारे बल से पूछो 100, नहीं हमारा कोई काम, एफ आर मैक्स कोई नहीं, टी ऊपर है ठीक है, माइनस एम जी 981 लिखा हुआ है, आर एन प्लस आर एन इक्वल टू 0। और कोई है क्या सर, है तो और दो बल पर वो एक्स डायरेक्शन में है तो उनका कोई मतलब नहीं। तो T इक्वल टू क्या आएगा 981 माइनस आर एन मतलब 500 न्यूटन। तो टेंशन इन रोप कितना आएगा 481 न्यूटन। टेंशन इन रोप कितना आएगा 481 न्यूटन। मतलब हमने यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। इसको ओरल कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए सर, ये 100 होगा, इसका म्यू आर एन 100 होगा, और इसके बाद आर एन क्या होगा 500 होगा, आर एन 500 481। तो भाई 500 और इसका योगफल 981 होना चाहिए, तो 500 चला 481 आंसर हो गया। लो हो गया आंसर, ठीक है। सी पार्ट तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया करिए, बहुत ईमानदारी से बनाइए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जरूर दिखाएं। अगर उधर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर की तरफ होगा, कहां दिखाएंगे किस सरफेस पर दिखाएंगे, तो जहां कॉन्टैक्टिंग सरफेस उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि इसे छिल के निकल जाने वाला है, ठीक है। देखिए गैंग साहब बस परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल,
परपेंडिकुलर मारोगे ज्यादा घाव पड़ेगा और टेंजेंशियल मारोगे तो छिलके निकल जाएगा। तो वही टेंजेंट। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, काफी लोग इसको गलत करके आ जाते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m, कोई एक ब्लॉक ऑफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। कोई एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, कोई एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कोई एक अल्फा डिग्री पर रफ इंक्लाइंड प्लेन है। एक ब्लॉक जिसका मास क्या है, m है। एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल अल्फा क्या है, टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़े हम सब लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला इसी में देखते हैं। इफ म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां म्यू क्या है, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ बिटवीन द प्लेन एंड ब्लॉक, इस प्लेन और ब्लॉक के बीच में म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन, द फ्रिक्शनल फोर्स, यही आपका क्वेश्चन मार्क है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन। फिर वही काम, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक तुम निकल के आओ, ब्लॉक ऐसे आ गया, इसको धरती माता ने mg ने वर्टिकली डाउनवर्ड खींचा, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा जरूर। अब यहां पर इसके प्लेन, ये नीचे ही तो आना चाहेगा, तो ये फ्रिक्शन ऐसे होगा और कोई बल लगेगा। ये ब्लॉक है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, आपने फिर इसके बाद Rn, इसकी नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और उसके बाद फ्रिक्शन इसके अलोंग। ऊपर क्यों दिखा दिए सर? अरे भाई नीचे जाना चाहेगा लेकिन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। ये एंगल इंक्लाइन क्या है, अल्फा, ये इंक्लिनेशन एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या है, अल्फा। तो अब आपने इसको अल्फा बना लिया, ठीक है भाई, ये अल्फा है, ये अल्फा हॉरिजॉन्टल। तो हम आपको बता चुके हैं कई बार कि ये आपका इधर अल्फा होगा और इधर आपका फिर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हम इसमें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखें, सॉरी सिग्मा एफ वाई, पहले सिग्मा एफ वाई, ये आपने प्लेन के अलोंग एक्स मान लिया और प्लेन के परपेंडिकुलर वाई मान लिया, प्लेन के अलोंग एक्स, प्लेन के परपेंडिकुलर वाई। तो अब आप यहां सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लिखोगे, जैसे इधर की तरफ पॉजिटिव, जैसे इसकी तरफ पॉजिटिव, तो आप लिखोगे Rn माइनस mg का कॉस थीटा। Rn पूरा ऊपर की तरफ है, mg का कॉस थीटा, यहां थीटा की जगह क्या है, यहां पे थीटा की जगह क्या है, अल्फा, यहां पे इंक्लाइन एंगल क्या है, अल्फा। तो Rn माइनस mg कॉस अल्फा इक्वल टू 0 और Rn तुरंत आ गया mg कॉस अल्फा, mg कॉस अल्फा। Rn ये कितना आया, mg कॉस अल्फा के बराबर। तो फ्रिक्शन म्यू mg कॉस अल्फा है। कुछ लोग बस यहीं से मामला गड़बड़ कर दिए, तुरंत शुरू हो गए। क्या बात है सर, इतना आसान क्वेश्चन कराते हो आप? आसान नहीं है इतना, ठीक है। आइए, तो अब यहां से सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ वाई एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखिए, तब क्या होगा, जो प्लेन के अलोंग, तो आप उसका फ्रिक्शन उसी तरफ है, फ्रिक्शन उसी तरफ है, mg का साइन, mg साइन अल्फा इक्वल टू 0, तो फ्रिक्शन जो होगा वो mg क्या होगा, साइन अल्फा। अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, फिर से आराम आराम से। अ ब्लॉक ऑफ मास m, कोई एक ब्लॉक है मास m, इज इन इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा। कोई एक ब्लॉक है जो इक्विलिब्रियम में है, रफ इंक्लाइंड प्लेन पर है और वो अल्फा से इंक्लाइंड है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है बिटवीन द प्लेन एंड ब्लॉक। द फ्रिक्शनल फोर्स
तो अब ध्यान दीजिए, जब आप देखेंगे तो आर एन इक्वल टू तो एम जी कॉस अल्फा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां कोई जरूरी है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा हो, ये एम जी कॉस अल्फा ही है। ये क्या है? एम जी कॉस अल्फा। ये अल्फा एंगल होगा अगर ये हॉरिजॉन्टल से कई बार करा चुके, तो आर एन तो एम जी कॉस अल्फा आएगा, पर फ्रिक्शन म्यू आर एन लगेगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़े है भाई। फ्रिक्शन अगर ये आपका जस्ट स्लाइडिंग सिचुएशन में हो तब म्यू आर एन लगेगा, अदरवाइज ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, जितना एक्सटर्नल लगेगा उतना ही उसी के इक्वल अपोजिट लग जाएगा। तो यहां पर अल्फा आपका अगर एंगल ऑफ रिपोज हो तब आपका एफ आर म्यू एम जी कॉस अल्फा होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़े। तो बोला कि नहीं नहीं अल्फा डिग्री रख के इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपका एम जी साइन अल्फा जो होगा वो एफ आर के बराबर होगा, बस एम जी साइन अल्फा आंसर हो गया। अरे भाई म्यू एम जी कॉस अल्फा नहीं, कोई लिमिटिंग सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया कि वो जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन में। तो ये क्या होगा? जितना अप्लाइड फोर्स होगा उसका विरोध करेगा, तो एम जी साइन अल्फा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एम जी साइन अल्फा समझ में आया। अगर लिमिटिंग भी होगा तो यही एम जी साइन अल्फा ही इस एफ आर के बराबर होगा, और वो एम जी साइन अल्फा एफ आर के बाद और एफ आर म्यू एम जी कॉस अल्फा तब होगा, तब आपको टाइन अल्फा इक्वल टू म्यू आएगा, और उसी समय आप बोलेंगे अल्फा इक्वल टू फाई आ गया। लेकिन नहीं, वैसा कुछ है नहीं, ये बस क्या था, अल्फा एंगल पे रख दे इंक्लाइंड प्लेन पर, तो एफ आर इक्वल टू एम जी क्या होगा? साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा जो इधर की तरफ होगा, एम जी साइन अल्फा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अ हैवी ब्लॉक, कोई एक हैवी ब्लॉक है, ठीक है भाई ब्लॉक है, भारी हो सकता है। अ हैवी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम है, इसलिए भारी होगा पक्का। इज स्लोली प्लेस्ड ऑन कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद द स्पीड v। ध्यान देखिए, कन्वेयर बेल्ट पे जैसे आप जाते हैं स्टेशन पे, अपने पीठ से बैग उतार के रख देते हैं, वो आगे खींच के ले जाता है, उधर एक्सरे मशीन से बाहर आते हैं, तो आप जाके अपना बैग रख दिए, और ये कन्वेयर आपका जो था, ये ऐसे दो रोलर्स के बीच में ये जो कन्वेयर बेल्ट था, ये v वेलोसिटी से चल रहा था। ये बेल्ट जो चौड़ा सा पट्टा था, ये v वेलोसिटी से चल रहा था, और एक हैवी ब्लॉक आके इस पे गिर गया। कोई एक हैवी ब्लॉक आके गिर गया, तो क्या हैवी ब्लॉक ऑफ एम इज स्लोली प्लेट, जर्क से दोगे अलग कंडीशन होगी, इंपैक्ट लोडिंग अलग कंडीशन होगी, ठीक है। तो स्लोली ऐसे धीरे से ले आके रख दिए। हैवी ब्लॉक, क्या ब्लॉक का क्या है? एम जी, कैपिटल एम वेट मास है, ठीक है। स्लोली प्लेट ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, और वो कन्वेयर बेल्ट क्या है? मूविंग विद स्पीड v। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। इसके यहां और यहां इन दोनों के सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है? म्यू। जो आप बैग इस पर रखने वाले हैं, बैग और बेल्ट के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द ब्लॉक स्लाइड ऑन द बेल्ट। जब आप इसको रखो, आप सोचिए कि बेल्ट चल रहा है, आप इसको धीरे से ले जाके रखे, तो ये बेल्ट उसको भी चलाने की कोशिश करेगा, और जब बेल्ट उसको चलाने की कोशिश करेगा, और अगर हम तो न जाएंगे क्योंकि हम तो रुके हुए थे, हम तो बस रुके थे, जब वो उसको चलाने की कोशिश करेगा, क्यों करेगा? आप खुद सोचिए क्यों करेगा। तो जब आप यहां पर इसको प्लेस करेंगे तो ये इसका mg तो नीचे लगेगा ही, कैपिटल mg नीचे लगेगा, और ये तुरंत यहां नॉर्मल रिएक्शन गप से मार देगा। ये बेल्ट को दबाएगा, ये बेल्ट को दबाएगा, और बेल्ट इसको ऊपर की तरफ दबाएगा। तो बेल्ट ऐसे इससे कहेगा चल भाई चल, बेल्ट इसको ऐसे ऊपर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। जब आप अपना हाथ ही रख के सोचिए, तो हाथ जब रखोगे तो हाथ को ये ऐसे छिलता हुआ आगे बढ़ाना चाहेगा, और आप क्या सोचेंगे? कि बेल्ट रुक जाए। आप दबाएंगे बेल्ट को आप आगे इधर की तरफ फ्रिक्शन, बेल्ट पर फ्रिक्शन इधर होगा, बेल्ट पर फ्रिक्शन
बेल्ट पर फ्रिक्शन इधर होगा और इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर होगा। बेल्ट ब्लॉक को अपने साथ ले जाना चाहेगा और ये ब्लॉक बेल्ट को रोकना चाहेगा। तो ये फ्रिक्शन है। कौन आगे ले जाना चाहेगा? देखिए mg की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आएगा। जैसे आप इसको रखिए, पहले क्वेश्चन को फील करिए, फिर करने को तो कर देंगे यार, सेकेंडों में कर देंगे। A heavy block of mass m, कोई एक हैवी ब्लॉक मास m इज स्लोली प्लेस्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, किसी एक कन्वेयर बेल्ट से पर प्लेस किया गया मूविंग विद, जो बेल्ट है वो मूविंग विद क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी v। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द ब्लॉक स्लाइड ऑन द बेल्ट? थ्रू व्हाट, कितना दूर वो सरकेगा। बताइए, जब ये रखा, ये इसको आगे ले जाना चाहा, ये तो चल ही रहा था, किसके द्वारा? मोटर के द्वारा। कैसे भी चल रहा होगा, ये चल रहा था, तो इसको भी ले जाना चाहेगा और कुछ देर जब ये जाएंगे तो ये कुछ दूर सरक जाएगा। इस पे सरकने के बाद जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, फिर ये आगे बढ़ते रहेंगे, तब स्लिप नहीं होगा। जब ये दोनों इसको पहले ही अपनी तरफ अपने साथ ले जाना चाहेगा और कुछ दूर ये सरकने के बाद जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, उस समय क्या होंगे? दोनों साथ साथ चलने लगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये फ्री बॉडी डायग्राम किसका है? ब्लॉक का। ब्लॉक का mg नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। तो अब यहां से अगर हम बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? mg के बराबर। फ्रिक्शन लिमिटिंग सिचुएशन में होगा, क्योंकि अब रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। ये चल रहा है, ये चल नहीं रहा है। ये आगे चल रहा है तो ये स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा अवकात में, और अवकात का मतलब म्यू rn। तो फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा? म्यू mg। और यही फ्रिक्शन ही तो ma होगा, इसका एक्सीलरेट कराने के लिए कि चल भाई तू जीरो पर है, तुम्हें हम वेलोसिटी बढ़ाना चाहेंगे, तो यही फ्रिक्शन ही इसको एक्सीलरेट कराएगा। तो एक्सीलरेशन क्या आएगा? म्यू जी के बराबर। यही फ्रिक्शन इस ब्लॉक को एक्सीलरेट कराना चाहेगा, और एक्सीलरेट जब कराना चाहेगा तो उस समय एक्सीलरेशन म्यू जी के, क्योंकि mm कट जाएगा, म्यू जी के बराबर। अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया कि ब्लॉक है, इसका एक्सीलरेशन जो है वो म्यू जी है, इसका एक्सीलरेशन जो है वो क्या है? म्यू जी है एक्सीलरेशन। तो कितनी दूर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी? यही क्वेश्चन है बस। कितनी दूर चलने के बाद, कितनी दूर इस पर चलने के बाद इसकी भी वेलोसिटी v, और जब दोनों की वेलोसिटी v तो अब सरकेंगे क्यों? अब तो हमारे बीच रिलेटिव मोशन ही नहीं है। तो ये पहले सरक रहा था, पहले इसको हम बेल्ट कहा चल हमारे साथ, तो चल चलाने के चक्कर में, लेकिन वो कहा नहीं रुकते अभी, तो उसी में स्लिप हुआ। और जब स्लिप हुआ, लेकिन धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाता गया। जब वेलोसिटी v हो गई उस समय रुक। तो अब बताइए फाइनल वेलोसिटी अब क्या है कि ये वेलोसिटी करनी है, ये आपका एक्सीलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको मालूम है, पहले तो ये ब्लॉक नहीं चल रहा था ना, इनिशियल वेलोसिटी मालूम, फाइनल वेलोसिटी मालूम, एक्सीलरेशन मालूम, न्यूटन का कौन सा इक्वेशन लगाए भैया? तो तुरंत कहेगा तीसरा लगाओ। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, b स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2, b मालूम? हाँ b ही है। q क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, प्लस 2, a क्या है? a क्या है? म्यू जी है, a क्या है? म्यू जी, और s यही पूछा गया कितना दूर चलने के बाद। अब यहां से s का मान कितना आएगा? वहां से s का मान कितना आएगा? s इक्वल टू क्या आएगा? b स्क्वायर अपान 2 म्यू जी। s का मान क्या आएगा? b स्क्वायर अपान 2 म्यू जी। अब कुल मिला जुला के s इक्वल टू आया b स्क्वायर अपान 2 म्यू जी। अब ध्यान रखिएगा, इतना दूर चलने के बाद ये बहुत कम वेलोसिटी होगी तो वो s का मान बहुत कम ही आएगा। अगर ये बहुत कम वेलोसिटी, अरे भाई g का मान 9.81 है, तो ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड भी बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत कम, आप जाने नहीं पाएंगे कब सरका, लेकिन हाँ कुछ सरका जरूर। तो कितना सरका? b स्क्वायर अपान 2 म्यू जी, b स्क्वायर अपान 2 म्यू जी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप सब लोग कॉपी कर लीजिए, स्कैन करके आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए करना ही था,
हम तो सब कुछ नहीं आता, हमें अठन्नी चौवन्नी कुछ आता होता नहीं, तब भी करके आएंगे। तो तब भी करके आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। जो क्वेश्चन में डिस्टेंस का मात्रक आ जाए वही सही है। बी वाई जी करोगे जब बी वाई जी, तो ये मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक आएगा सेकेंड, ये गलत है। अरे म्यू का कोई मात्रक नहीं होता, बी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, जी का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर ऐसे नहीं, कोई होगा नहीं। बी बाई 2 म्यू जी, तो इसका भी मात्रक 2 म्यू जी, इसका भी मात्रक सेकेंड आएगा, ये भी नहीं सही, ये भी गलत। बी स्क्वायर बाई 2 म्यू, म्यू 2 म्यू, तो इसका तो आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये भी गलत। सही क्या हो गया, सही क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बार बार आए हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सिमिलर सेम ही क्वेश्चन आ गया। अरे कितना आसान था, कुछ ना करके आते, मात्रक बैलेंस, मीटर किसका आने वाला है, तो सर इसका मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, मीटर। एक ही ऑप्शन सही हो ही सकता है, एक समझदारी से करना होता है, एक चालाकी से करना होता है। तो समझदारी से पहले करा दिए, चालाकी से भी आंसर किया जा सकता है। अगला, द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर स्टेशनरी, तो दैट आर स्टेशनरी, अब बिल्कुल रुका हो, तो स्टेशनरी सिचुएशन में जो भी फ्रिक्शन लगे वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको हमने एक ग्राफ बताया होगा कि फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच जैसे से फोर्स बढ़ाते हैं फ्रिक्शन बढ़ता जाता है एक लिमिट के बाद और फिर कांस्टेंट। तो ये इतना जोन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये इतना जोन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो उधर का जोन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन में मोशन हो रहा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में जितना आप अप्लाई करोगे उसका जस्ट रिवर्स इक्वल अपोजिट कोलिनियर फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। तो स्टेशनरी कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगते हैं, अगर आप बढ़ा बढ़ा के हो सकता है कि चरम अवस्था में भी आ जाए, तो एक स्पेशल लिमिटिंग कंडीशन, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। पर स्टैटिक सिचुएशन में जो भी लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोल के केस में काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन एक ही है। अब बॉडी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ वेट, वेट क्या है, 30 न्यूटन, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो कोई एक बॉडी है जो एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रेस्ट में है और जिसका वेट कितना है, 30 न्यूटन। ये पहली लाइन से हमें समझ में आया, अ बॉडी ऑफ वेट 30 न्यूटन, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। A gradually increasing horizontal force, a gradually increasing horizontal force is applied to the body। तो एक धीरे धीरे इंक्रीज, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, एक लगाए, दो लगाए, तीन लगाए, चार लगाए, तो एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी विद जस्ट स्टार्ट मूविंग। विद जस्ट स्टार्ट क्या होगा, मूविंग व्हेन द फोर्स इज 9 न्यूटन। जब ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते जब हम 9 न्यूटन पर पहुंचे, जस्ट स्टार्ट मूविंग हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया, तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर, बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, mg हो गया 30 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, और आपने F लगाया है और जस्ट स्टार्ट, तो ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है, फ्री बॉडी डायग्राम, बस फ्री बॉडी डायग्राम से आंसर हो गया। सर नॉर्मल रिएक्शन 30 होगा और जो आपका फ्रिक्शन होगा वो 9 होगा, और यही 9 यही म्यू आर एन है, तो ये क्या होगा, म्यू इक्वल टू क्या आएगा, 9/30, 3/10 क्या आएगा, 3/10 को काट लो तो म्यू का मान क्या आएगा, 3/10। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले बना लिए, लिमिटिंग सिचुएशन है तो एफ आर जो है वो मैक्स है, और यही एफ आर मैक्स क्या है, म्यू है इंटू आर एन 30, 3/9 हो गया, आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए सब लोग, देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन। आइए, द बॉडी ऑफ वेट W, द बॉडी ऑफ क्या है, वेट W इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। कोई बॉडी जिसका वेट W है इज प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, कोई एक बॉडी ऑफ वेट W है, ए प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज, जिसका बॉडी जिसका वेट W है, इसको हम प्लेस कर दिए कहां पर, किसी एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर, और द आगे क्या है, द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल,
जो प्लेन का हॉरिजेंटल के साथ इंक्लिनेशन है अल्फा इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो अल्फा इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस समय क्या होगा, इस समय क्या ये नीचे आएगा, तो जब ये अल्फा आपका लेस देन 5 होगा तब आपका ये इक्विलिब्रियम में कहीं, देखिए फ्रिक्शन ऐसा नहीं कि उल्टा लग के ढकेल देगा, नहीं, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, बी इन इक्विलिब्रियम। अगर अल्फा 5 के बराबर होता तो जस्ट इसका मन होता कि चलो नीचे, जस्ट मन होता। अल्फा 5 से ज्यादा हो जाता तो ये नीचे आना शुरू कर जाता, तो मूव्स अपवर्ड, नहीं, अपवर्ड नहीं, मूव्स डाउनवर्ड नहीं, जहां है वहीं इक्विलिब्रियम में मेंटेन। क्लियर हो गया ना। अगर अल्फा 5 से कम है तो, अगर अल्फा 5 के बराबर है तो आपका उस समय जस्ट लिमिटिंग कंडीशन होगी, अगर अल्फा 5 से ज्यादा है तो उस समय आपकी क्या होगी, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाए। आगे, द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द क्या होगा, डायनेमिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन टू द डायनेमिक फ्रिक्शन, ध्यान रखिए जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन बोले तो आंसर आप लिमिटिंग समझ के ही करें, क्योंकि स्टैटिक कोई जरूरी नहीं कि लिमिटिंग ही हो, पर लिमिटिंग के हिसाब से आंसर करें। तो द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द डायनेमिक फ्रिक्शन, तो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन से क्या होता है, ज्यादा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन लिमिटिंग। ध्यान रख के आंसर कर, ध्यान रखिए, काफी चीजें आप समझ चुके होंगे। द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो अब इसमें भी आंसर वही, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स मतलब सहन करता है, बियर मतलब सहन, तो बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस। तो बताइए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक कांस्टेंट रेशियो ही तो बनाता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स, वे मतलब साइन करता है, अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस। बिल्कुल सही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो सही है। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, तो डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड, कोई इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेस, तो ये भी सही है। always act in the direction opposite to that in which the body tends to move। तो बॉडी जिस तरफ मूव करना चाहती, ऊपर मूव करना चाहेगी नीचे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, नीचे मूव करना चाहिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग जाएगा। तो ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच बॉडी टेंड टू मूव, तो ये भी सही है। तो सब सही का हटा के एक ही बात, सब सही है। तो सही क्या है कि सब सही है, यही सही है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये सब सही है, तो यही सही है। अगला, द एंगल एट विच या फिर विच, द एंगल विच द नॉर्मल रिएक्शन, एंगल विच द कौन नॉर्मल रिएक्शन, which the normal reaction makes with the resultant reaction। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल, लिमिटिंग सिचुएशन की बात ही रख के आंसर करेंगे। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसका नॉर्मल से बना कोण ही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। The angle which normal reaction makes with the resultant reaction is called angle of friction। एग्री कर रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एग्री कर रहे हैं। The force required, बहुत अच्छा क्वेश्चन, the force required to move the body up the plane will be minimum। देखिए एक कोई प्लेन है, इस पर कोई एक बॉडी है, कोई एक प्लेन है, ये इस पर कोई बॉडी, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप, इस बॉडी को हम अप मूव कराना चाहते हैं। प्लेन पर इस बॉडी को क्या कराना चाहते हैं, मूव अप कराना चाहते हैं, ऊपर की तरफ मूव कराना चाहते हैं। इफ इट मेक्स एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन, क्या होगा,
इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको हम बताएंगे कि अगर ये थीटा एंगल पर है, अगर ये थीटा एंगल पर है और आप इस पे कोई कम से कम बल लगाना चाहते हो, कम से कम बल अगर लगाना चाहते हो तो ये थीटा आपका फाई के बराबर होना चाहिए। पी मिनिमम के लिए थीटा फाई के बराबर। जो पी आता है वो आपका जो डब्लू है, पी जो आता है वो क्या आता है, डब्लू साइन, अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल क्या है अल्फा प्लस फाई अपान कॉस, पी साइन अल्फा प्लस फाई अपान कॉस थीटा माइनस फाई होता है। प्रूफ भी कराएं हम आपको, ये आपको हम प्रूफ कराएं। अगर कोई ब्लॉक जिसका वेट W है, जिसका ये ब्रह्मास्त्र है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। P जिसका वेट क्या है W है, तो इसको अगर हम थीटा एंगल पर किसी बल द्वारा खींचें तो हमें इतना बल लगाना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए, W साइन अल्फा प्लस फाई, W साइन अल्फा प्लस फाई अपान कॉस थीटा माइनस फाई। अब हर एक चीज है क्या, हर एक चीज है क्या है, तो W क्या है, W क्या है वेट, वेट ऑफ द ब्लॉक जो भी होगा 10 किलो 20 किलो 50 किलो। अल्फा क्या है इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल, एंगल ऑफ प्लेन। और फाई क्या है फ्रिक्शन एंगल, फाई क्या है फ्रिक्शन एंगल, फाई क्या है फ्रिक्शन एंगल। और थीटा क्या है, थीटा क्या है, ये थीटा है जिस पर आपने क्या है, तो इंक्लिनेशन एंगल ऑफ फोर्स टू द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन से फोर्स का इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लाइंड प्लेन से फोर्स का इंक्लिनेशन एंगल, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम कह रहे हैं कि हमें मिनिमम चाहिए। देखिए कोई भी प्लेन है अल्फा फिक्स है, अगर ब्लॉक है तो फाई, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, एंगल फिक्स है, हम थीटा कन्वर्ट कर, तो अगर हमें ये मिनिमम चाहिए तो भाग करने वाला मैक्सिमम, और भाग करने वाला मैक्सिमम कह रहा है अवकात लगा देंगे तो 1 होंगे, और अवकात तब लगाएंगे जब ये 0 होगा। तो आप तुरंत कहोगे कि मिनिमम के लिए थीटा क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू फाई। ये याद रखेगा, P इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाई अपान कॉस थीटा माइनस फाई। P इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाई, अल्फा क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल, W साइन अल्फा प्लस फाई अपान कॉस थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो अल्फा प्लस फाई है, थीटा माइनस फाई है, ध्यान रखिएगा थीटा माइनस फाई। तो अगर मिनिमम चाहिए थीटा इक्वल टू फाई, तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप द प्लेन विल बी मिनिमम इफ इट मेक विद द इंक्लाइन प्लेन, इफ इट मेक विद द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन से क्या इक्वल द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इक्वल टू, अगर उसके बराबर बल लगाता है प्लेन के साथ तो उस समय मिनिमम, और पी मिनिमम जो आएगा वो आएगा डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस, वही पी मिनिमम जो आएगा वो डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव। याद रहेगा ना, आगे बढ़ते हैं। A force acting in opposite direction to the motion, a force acting in the opposite direction to the motion, तो जनरली बोल सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस which opposes the motion between two, relative motion between two contacting। तो रिलेटिव मोशन, दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करने की प्रॉपर्टी ही फ्रिक्शन एक तरीके से। तो खैर हम यहाँ पे एग्री मान सकते हैं, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं है पर एग्रीमेंट। द फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू, तो रेजिस्टिंग फोर्स बोलते थे ज्यादा अच्छा था, रेजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग टू इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एग्री। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स which comes into play when a body just beginning to slide over the surface is known as, तो क्या होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन।
मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एट विच कम्स इनटू प्ले। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो प्ले मतलब खेल में आता है व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? स्टैटिक जनरल बात है, डायनेमिक और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यहां कोई मतलब नहीं है। आगे द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस, फ्रिक्शन अनुभव किया गया बाय अ बॉडी व्हेन एट रेस्ट। तो रेस्ट में हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगता है, रेस्ट में हो, जस्ट चलने के मूड में हो तो लिमिटिंग, और आपका डायनेमिक फ्रिक्शन जब मोशन हो रहा हो। द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनेमिक फ्रिक्शन, तो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन वन। स्टैटिक अगर बोल रहे हैं, ठीक है, अगर स्टैटिक तो आप लिमिटिंग के हिसाब से ये आंसर करें, लिमिटिंग के हिसाब से, और कोई बात। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द डायनेमिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आगे बढ़े। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी, बॉडी द्वारा अनुभव किया गया फ्रिक्शन व्हेन इन मोशन, तो मोशन के समय जो होगा तो वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक फ्रिक्शन। वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक फ्रिक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये आपको करा ही दिए हम। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन। स्टैटिक अगर बोले तो आप लिमिटिंग के हिसाब से ही आंसर करें, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, किसका, इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ एट विच बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। कोई एक बॉडी है, इसका हम ऐसे पहले हॉरिजॉन्टल था, धीरे धीरे इसे झुकाते गए झुकाते गए, तो एंगल ऑफ इंक्लाइन क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का एंगल जिस पर बॉडी जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, बिगिन टू स्लाइड डाउन, इज कॉल्ड, तो क्या होगा, हेलिक्स एंगल। अरे नहीं, हेलिक्स एंगल आगे बताएंगे। तो ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। यही क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण। ये एक विश्राम कोण है, अगर इससे कम रहोगे तो आप विश्राम में रहोगे, आप कभी नीचे आओगे नहीं अपने आप से। लेकिन इससे ज्यादा में रहोगे तो हमेशा नीचे आ जाओगे सड़क के। और अगर इसी पर रहोगे, एक स्पेसिफिक कोण है, इसी पर रहोगे तो जस्ट आपका मन करेगा कि चलो नीचे चलते हैं, जस्ट स्टार्ट। तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज, एक ऐसा कोण जिस पर जिससे कम अगर एंगल इंक्लिनेशन है तो आप विश्राम में रहेंगे, अदरवाइज। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, हेलिक्स एंगल नहीं। अगला, द एंगल व्हिच द नॉर्मल रिएक्शन मेड विद द रिजल्टेंट रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एग्री। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन एट व्हिच बॉडी बिगिन टू मूव डाउन टू द प्लेन। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट व्हिच बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन, बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड, क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज। यही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं भाई, प्रोजेक्शन एंगल अलग होता है। प्रोजेक्टाइल के केस में प्रोजेक्शन एंगल की बात होगी। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी ऑफ वेट W ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर किसी, जिसका वेट क्या है, W है, इस पर किसी बॉडी को आप जस्ट स्लाइड कराना चाहते हैं। बहुत ध्यान से, एक जनरल P इक्वल टू होता है W साइन अल्फा प्लस फाइव अपान कॉस, अपान कॉस, अपान कॉस, ध्यान दीजिएगा, अपान कॉस होता है यहां पर, अपान कॉस क्या होगा, थीटा, कॉस थीटा माइनस फाइव। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते ही अल्फा जीरो, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते ही इंक्लिनेशन एंगल क्या हो गया, जीरो। तो ये फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या आ जाएगा, W साइन फाइव अपान कॉस थीटा माइनस फाइव, बस हो गया फॉर हॉरिजॉन्टल। यहां पे अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ब्रह्मास्त्र याद कर लो और सब काम। तो W साइन अल्फा प्लस फाइव, जैसे हॉरिजॉन्टल बोले अल्फा जीरो, W साइन फाइव अपान कॉस थीटा माइनस फाइव। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी ऑफ वेट W ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल, ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल पे मिनिमम। तो मिनिमम के लिए आप तुरंत कहोगे सर थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए,
फाइव, तो ये 0 हो जाएगा। मिनिमम जो आएगा W sin फाइव आएगा। जो P मिनिमम होगा वो क्या होगा, W sin फाइव। लेकिन इस समय थीटा इक्वल टू 5 है, तो W sin थीटा भी लिख सकते हैं, W sin थीटा भी लिख सकते हैं। इस समय थीटा इक्वल टू क्या है, 5। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी विल बिगिन टू मूव डाउन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन if the angle of inclination of the plane equal to the angle of friction। तो जब आपका कोई भी बॉडी किसी एक प्लेन पर, इंक्लाइन प्लेन पर अपने आप से मोशन करना स्टार्ट करने वाला होगा, कब, जब क्या हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो वही क्या हो जाए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। तो इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देख लेते हैं और भी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए, अभी भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, अभी भी हम लोग करते हैं, ठीक है। अ बॉडी ऑफ वेट W, कोई बॉडी जिसका वेट W इज रिक्वायर्ड टू मूव अप ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। कोई एक रफ इंक्लाइन प्लेन है जिसका वेट क्या है, W है, रिक्वायर्ड टू मूव अप, इसको हम ऊपर मूव कराना चाहते हैं, मूव अप, मूव क्या है, अप। A body of weight W is required to move up on a rough inclined plane, rough inclined plane है, rough inclined plane whose angle of inclination with the horizontal is alpha, effort applied parallel to the, जो effort लगा रहे हैं, जो इसके यहाँ लगाएंगे, effort जो लगाएंगे वो parallel to the plane, effort required क्या है, parallel to the। तो आप P इक्वल टू रट लिए हैं W sin अल्फा प्लस फाइव अपान कॉस थीटा माइनस फाइव। जब आप किसी एक जनरल पर लगाते हैं, जब आप किसी जनरल थीटा पर लगाते हैं, जब आप किसी जनरल थीटा पर लगाते हैं तब ये आपका फॉर्मूला। लेकिन अगर उसके अलोंग लगाएं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अलोंग के लिए, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन बोलते ही आप क्या कहोगे, अलोंग द प्लेन बोलते ही थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में P इक्वल टू जो आने वाला है वो W साइन अल्फा प्लस फाइव अपान कॉस फाइव। अब इसी को आगे बढ़ा दें तो W साइन ए साइन बी, तो यहां से आएगा W साइन अल्फा इंटू साइन फाइव, साइन ए कॉस फाइव, कॉस फाइव कट जाएगा और यहां से आएगा कॉस अल्फा टेन फाइव, कॉस अल्फा टेन फाइव, और टेन फाइव क्या है, म्यू। तो यहां से आएगा W साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, W साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, W साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। आगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज। यस, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का क्या होता है, रेशियो। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों बॉडीज के रफनेस पर, दोनों बॉडीज के मटेरियल पर डिपेंड करता है। एक ब्लॉक जो है, एक ब्लॉक कोई है, ये अगर इस फ्लोर पर रखा हुआ तो इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा। अगर यही ब्लॉक किसी दूसरे फ्लोर पर या कहीं और रखा हो तो उनके बीच के फ्रिक्शन के, तो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस डिफाइंड होता है, दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में डिफाइंड होता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर डिपेंड करता है, उसकी रफनेस पर डिपेंड करता है, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी पर। तो हमेशा लिखा रहेगा कि बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। हो सकता है कि सारे सरफेस के बीच में बराबर, नहीं तो क्वेश्चन में अलग अलग कि ए और बी के बीच में एक फ्रिक्शन कुछ और है, बी और सी के बीच में फ्रिक्शन कुछ और है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खैर यहाँ पे सही है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो एरिया ने, एरिया पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं, नेचर ऑफ सरफेस ओनली, सरफेस के नेचर पर, मतलब कुल मिला के रफनेस पर। किस पर, रफनेस पर, रफनेस ऑफ सरफेस, और उसके बाद मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक मटेरियल को इक्वल लेवल ऑफ सरफेस फिनिश नहीं दे सकते। तो रफनेस ऑफ सरफेस और मटेरियल ऑफ सरफेस।
द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द प्लेन विल बी मिनिमम, अब द प्लेन विल बी मिनिमम इफ इट मेक एन एंगल विद द इंक्लाइन प्लेन टू द क्या होगा, टू द क्या होगा, इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम थीटा इक्वल टू फाई लेंगे उस समय P क्या होगा, मिनिमम होगा, उस समय P क्या होगा, मिनिमम होगा, और ये आपका आएगा W साइन अल्फा प्लस फाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अ लैडर इज रेस्टिंग ऑन स्मूथ ग्राउंड, कोई एक सीढ़ी है, ऐसे है, ये स्मूथ ग्राउंड है, ये स्मूथ ग्राउंड है। A ladder is resting on smooth ground and leaning against, leaning मतलब झुका हुआ, leaning मतलब झुका हुआ, against a rough vertical wall, ये जो वॉल है ये रफ है, ये क्या है, रफ है, ये वर्टिकल वॉल क्या है, रफ है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो सीढ़ी ऐसे ले आओ, सीढ़ी को अलग, सर इस पर नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर, ये नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, यहां दीवार पर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्टिंग सरफेस के नॉर्मल लगेगा, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के नॉर्मल, धरती माता। अब यहां पर कोई फ्रिक्शन लगेगा क्या, नहीं, रफ नहीं है, स्मूथ है, ये स्मूथ है, स्मूथ का मतलब कोई नहीं, यहां पर ये नीचे आना चाहेगा तो यहां इस पर फ्रिक्शन, सीढ़ी पर फ्रिक्शन क्या होगा, ऊपर, लेकिन अगर दीवार का बनाते तो दीवार पर सीढ़ी क्या लगाता, नीचे, सीढ़ी दीवार को नीचे खरोच देना चाहता है और ये दीवार सीढ़ी को ऊपर की तरफ ही रखे रहना चाहता है, इसलिए देखें कुछ दिनों बाद ये घिस जाएगा। तो ये ऐसे फ्रिक्शन, तो क्या पूछा गया था, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स द वॉल, टुवर्ड्स द वॉल नहीं भैया, टुवर्ड्स तो नहीं, टेन अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम नहीं, क्या होगा, अपवर्ड एट इट्स अपर एंड, अपवर्ड एट इट अपर एंड, हॉरिजॉन्टल एंड पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगला, अ लैडर इज रेस्टिंग ऑन अ रफ ग्राउंड, बहुत अच्छा, ये रफ है, ये रफ है, ग्राउंड क्या है, रफ है। अ लैडर इज रेस्टिंग ऑन द रफ ग्राउंड एंड स्मूथ, एंड क्या लिखा हुआ है, स्मूथ वर्टिकल वॉल, लीनिंग अगेंस्ट एंड स्मूथ वर्टिकल वॉल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्री बॉडी डायग्राम, सर इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर, इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर, mg ऐसे, क्या यहां कोई फ्रिक्शन आएगा, नो फ्रिक्शन, स्मूथ है, नो, सुनना, लेकिन ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्या होगा, डाउनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं, जीरो नहीं, परपेंडिकुलर टू द वॉल, अरे यार फिर से, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट डाउनवर्ड इट्स अपर एंड, तो अपर एंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अपवर्ड एट इज अपर एंड पर कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, जीरो एट अपर एंड, सही है, जीरो एट अपर एंड, तो यहां अपर एंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, स्मूथ है, क्योंकि वॉल क्या है, स्मूथ वर्टिकल वॉल है, तो जीरो एट अपर एंड, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, क्या होगा, जीरो एट अपर एंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का सेशन था, आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और भी मेहनत करें, फ्रिक्शन बहुत ही आसान है, अभी हम आपको स्क्रू जैक और सारी चीजें लेके आएंगे, अभी फ्रिक्शन में बहुत कुछ बचा है, अच्छे से सीखिए, शानदार तरीके से सीखिए, लोगों में शेयर करते रहिए, अभी तक अगर चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं तो घंटी वाला आइकॉन भी दबा दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।